देखिए ये ज़ोडिक किलर 1969 से लेकर 1974 के बीच में कई मीडिया चैनल और समाचार पत्रों को लेटर्स भेजा करता था और इस लेटर की स्टार्टिंग एक कांस्टेंट सेंटेंस से होती थी और ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता था कि ये राशि चक्र बोल रहा है। देखिए मुझे लोगों को मारना काफी पसंद है क्योंकि ये मजेदार है। ये जंगल में जंगली जानवरों को मारने से काफी ज्यादा अच्छा है और इससे काफी ज्यादा मजा मिलता है। और जैसे ही डेविड आर्थर कार से बाहर निकलता है, दूर खड़ी कार में बैठा ज़ोडिक किलर .22 कैलिबर की राइफल निकालता है और डेविड आर्थर के सिर पर फायरिंग कर देता है और इस फायरिंग चेक कर लेते हैं और विंडो के नीचे होते ही अपनी .9 की पिस्तौल निकालता है और उन दोनों के ऊपर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। सन था 1968 से लेकर 1969 के बीच में जब अमेरिका कैलिफोर्निया में एक ऐसा दहशत माहौल छाता है, यानी एक ऐसा काला साया छाता है जिसकी चपेट में 5 लोग आ जाता है और ये 5 लोग अपनी जिंदगी को गवा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये और कोई नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मेंटल रूप से काफी ज्यादा घायल था और साथ ही साथ दिमाग से थोड़ा पागल था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ोडिक किलर की और जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी, मतलब इतने खौफनाक मर्डर करता था। और मैं आपको बता दूं कि इसके द्वारा करके जितने भी मर्डर है वो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं कि आखिरकार ज़ोडिक किलर एक्चुअल में था कौन और इसकी हत्याओं के पीछे मिस्ट्री क्या थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। देखिए तो ज़ोडिक किलर एक्चुअल में था कौन और ये कहां से आया था, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। और मैं आपको बता दूं कि सन 1968 में जब अमेरिका के अंदर ये कोहराम मचा रहा था, यानी अपनी हत्याओं की वजह से अमेरिका के अंदर दहशत फैला रहा था, उस समय जब इसकी केस की स्टडी FBI कर रही थी, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी केस स्टडी को बोल सकते हो कि हैंडल कर रही थी, उससे तक ये नहीं पता था कि एक्चुअल में ये ज़ोडिक किलर एक्चुअल में है कौन है, क्यों हत्याएं कर रहा है। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि एक्चुअल में इसकी अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है। और इस ज़ोडिक किलर के नाम में काफी स्पेसिफिक वर्ड छुपे हुए हैं। सबसे पहला वर्ड तो यही है कि ज़ोडिक, और ये ज़ोडिक शब्द का जो एक्चुअल में अर्थ होता है वो होता है राशि चक्र। जैसे कि आप जानते हो कि राशि चक्र क्या होता है, जो आपकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिफाइन करता है। उसी तरीके से इसने अपना नाम ही ऐसा रख लिया कि अब ये कहता है कि अब मैं लोगों के जीवन को बोल सकते हो कि डिफाइन करूंगा कि आखिरकार कौन जिएगा कौन मरेगा, इसलिए अपना नाम ये ज़ोडिक रख लेता है। देखिए ये ज़ोडिक किलर 1969 से लेकर 1974 के बीच में कई मीडिया चैनल और समाचार पत्रों को लेटर्स भेजा करता था और इस लेटर की स्टार्टिंग एक कांस्टेंट सेंटेंस से होती थी और ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता था कि ये राशि चक्र बोल रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से इसका कांस्टेंट सेंटेंस होता था। और मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ लेटर के अंदर क्रिप्टोग्राम और टॉन्स का भी यूज किया करता था। देखिए क्रिप्टोग्राम क्या होता है कि एक्चुअल में एक हिडन लैंग्वेज होती है जो कि एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से समझ पाना काफी ज्यादा इंपॉसिबल टाइप की होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने दिख भी रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि टॉन्स का मतलब होता है हंसी मजाक करना, यानी इसके लेटर अंदर काफी ज्यादा हंसी मजाक और काफी ज्यादा बकवास बातें भी लिखी हुई थी। और ये इस तरीके से सन 1969 से लेकर 1974 के बीच में कई मीडिया चैनल को कई सिपर्स भी भेजता है। और मैं आपको बता दूं कि इन सिपर्स में शामिल था 408 सिपर और 340 सिपर। और ये सिपर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं थे बल्कि एक हिडन मैसेज थे जो कि मीडिया को देने की कोशिश कर रहा था। और ये मैसेज ऐसे इतने हिडन थे कि एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से समझ पाना काफी ज्यादा नियरली इम्पॉसिबल टाइप का था। देखिए इस इम्पॉसिबल शब्द को पॉसिबल बनाने में 2 लोगों का काफी बड़ा योगदान था। देखिए ये दिन था 8 अगस्त 1969 का, जब कैलिफोर्निया के सेलिनास स्कूल के 2 टीचर, जिनमें से एक का नाम डोनाल्ड जीन हार्डन था और दूसरे का नाम बेट्टी जून हार्डन था, और ये दोनों मिलकर 408 सिपर को डिकोड कर लेते हैं। और इसके डिकोड होने के बाद ये तुरंत ये इन्फॉर्मेशन सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को देते हैं और इसके बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल वेलेंजो पुलिस डिपार्टमेंट को उसी दिन शाम को 6:35 पर फोन करता है और कहता है कि 408 सिपर को डिकोड कर लिया गया। और इसके बाद क्रॉनिकल वेलेंजो पुलिस डिपार्टमेंट को इस 408 की बोल सकते हो कि आंसर शीट को सेंड कर देता है। देखिए डोनाल्ड जीन हार्डन और उसकी पत्नी को इस कोड को डिकोड करने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है और इस 20 घंटे के अंदर ये कोड को डिकोड कर लेते हैं। लेकिन इस कोड के डिकोड होने के बाद एक बंदे को काफी ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ता है। ये और कोई नहीं बल्कि एक वेलेंजो को डिटेक्टिव था जिसका नाम सर्जन जॉन लिंच था। और ये काफी ज्यादा निराशा का सामना इसलिए करता है क्योंकि इससे काफी ज्यादा निराशा होती है कि ये डोनाल्ड जीन हार्डन से पहले इस कोड को डिकोड क्यों नहीं कर पाया। और इस 408 सिपर के अंदर काफी ज्यादा बकवास बातें लिखी थी और साथ ही साथ काफी ज्यादा एरर भी देखने को मिला था। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इस ज़ोडिक किलर का नाम था वैसे इसका काम भी था, मतलब इस सिपर के अंदर कहीं पर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आखिरकार ये ज़ोडिक किलर एक्चुअल में था कौन, और साथ ही इसकी कोई भी पहचान भी ना हो सकी। लेकिन 408 सिपर के नीचे 18 अनसुलझे अक्षर दिख रहे होंगे और ये 18 अनसुलझे अक्षर अभी भी मिस्टीरियस थिंकिंग बने हुए क्योंकि अभी इसे डिकोड नहीं करा गया। और मैं आपको बता दूं कुछ लोगों का मानना ये है कि 18 अनसुलझे अक्षर के पीछे का रीजन ये है कि सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के बीच में इस 408 सिपर के काफी ज्यादा ट्रांजिशन होने की वजह से ये जो ज़ोडिक किलर था उसने अपने मूल ड्राफ्ट मैसेज से एक लाइन को छोड़ दिया था जिसमें लिखा था कि भटकते हुए लोग। और देखिए
देखिए दूसरे लोगों का कुछ मानना ये है कि इस 18 सुलझे अक्षर का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये FBI को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा मैसेज दे दे कि जिससे FBI उस तक ना पहुंच सके और वो गुमराह हो जाए। कुछ लोगों का मानना ये भी कि सन 1924 में रिलीज हुई द मोस्ट डेंजरस गेम, जो कि एक्चुअल में एक शॉर्ट फिल्म थी, इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे द ज़ोडिएक किलर, और इसी वजह से इन्होंने द सिपर 408 लिखा था। और मैं आपको बता दूं कि इसके शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मुझे लोगों को मारना काफी पसंद है, क्योंकि ये मजेदार है। ये जंगल में जंगली जानवरों को मारने से काफी ज्यादा अच्छा है और इससे काफी ज्यादा मजा मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट में कहता है कि मनुष्य सबसे खतरनाक जानवर है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के माइंडसेट को आप देखकर एक बात तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशनरी और मार्वरिक टाइप का ये इंसान था। देखिए द मोस्ट डेंजरस गेम के एसोसिएट प्रोड्यूसर मेरियान सी कूपर अपने फिल्म के रिलीजिंग के समय ज़ोडिएक की इस बात को रिपीट करते हैं और कहते हैं कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर होता है, और वो कहते हैं कि वो हंटिंग पे बेस्ड 2 मूवीज और रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सन था 1963 का, जब मलेशिया के जंगलों में हो रहे शिकार को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मूवी को रिलीज किया था जिसका नाम रैम्पेज होता है। और इस रैम्पेज शब्द का जो एक्चुअल मीन्स होता है वो अनकंट्रोल या वायलेंट बिहेवियर होता है, जैसा कि ज़ोडिएक किलर का भी था। और ये ज़ोडिएक किलर अंधाधुंध हत्याएं करता था, इसे किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं होता था। और मैं आपको बता दूं कि इस दिन एक ऐसी भी घटना होती है जो आपको जाननी चाहिए। तो घटना कुछ इस तरीके से होती है कि 31 जुलाई 1969 को ये सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक सिपर 408 सेंड करता है, और इस सिपर के अंदर लिखा होता है कि इसने पिछले क्रिसमस को 2 टीनेजर्स की हत्या करी थी। और इस सिपर 408 के अंदर ज़ोडिएक किलर लिखते हुए धमकी देता है कि अगर मीडिया चैनल्स ने उसके सिपर को छापा नहीं तो वो हफ्ते में दर्जनों खून करेगा। और इसके अंदर रैम्पेज शब्द का भी यूज किया था, जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। देखिए ज़ोडिएक किलर फिल्म से काफी ज्यादा इफेक्टिव था। इसका अंदाजा आप इस सेंटेंस से लगा सकते हो कि मनुष्य सबसे खतरनाक जानवर है, और इस सेंटेंस का यूज ये सिपर 408 के अंदर काफी बार करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में फिल्म का पोस्टर था कुछ इस तरीके से था कि वह महिला जो सबसे खतरनाक खेलती। तो यहाँ पर एक बात देखने वाले की कुछ लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर इसने महिला शब्द से कुछ हद तक पुरुष जाति को डिनोट करने की कोशिश करी है, यानी इसने महिला और पुरुष को मिलाकर एक नए शब्द का इजाद किया जिसका नाम है मनुष्य। और इसने एक सेंटेंस का भी इजाद कर दिया जो है कि मनुष्य सबसे खतरनाक जानवर है, और इस सेंटेंस का यूज सिपर 408 के अंदर काफी बार करता है। देखिए इस रैम्पेज मूवी के अंदर आपको 2 शिकारी देखने को मिलेंगे, और इस 2 शिकारी का रोल एक्चुअल में रॉबर्ट मिचन और जैक हॉकिंस करते हुए दिखेंगे। और ये दोनों काफी शातिर शिकारी होते हैं, लेकिन जब हैरी स्टैंडन की एंट्री होती है तो ये दोनों काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। और मैं आपको बता दूं कुछ इसी तरीके का सीन कोरिलेट करते हुए ज़ोडिएक किलर अपने 408 सिपर के अंदर लिखता है कि मुझे लोगों को मारने में जो रोमांचक अनुभव मिलता है वो किसी वुमेन से अनयूजुअल थिंग करने से काफी ज्यादा बेहतर है। देखिए ब्रदर्स बुक के अनुसार इस मूवी के अंदर एल्सा मार्टिनी काफी ज्यादा खूबसूरत बताई है, और ये भी बताया गया कि ये अपनी खूबसूरती से दर्जनों लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है। और शायद यहीं से ज़ोडिएक ने दर्जन शब्द का यूज किया अपने 408 सिपर के अंदर। और जैसा कि इसने कहा भी था उस समय कि अगर इस सिपर को नहीं छापा गया तो ये दर्जन भर खून करेगा सप्ताह के अंत में। देखिए इस रैम्पेज मूवी की स्टोरी टेलिंग को सन 1961 में रिलीज हुआ एलन किलो के उपन्यास से लिया गया, और इस उपन्यास के 1962 में हार्ड बुक के संस्करण के पीछे वाले पोर्शन पे लिखा हुआ था कि एक हत्यारा तेंदुआ और उससे भी ज्यादा खतरनाक एक महिला। और जैसा कि आप जानते हैं कि तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो कि सिर्फ मजे के लिए शिकार करता है, यानी अगर उसके टारगेट पे सामने को उसे दिख गया तो वो उसे मार के रहता है, भले उसे भूख लगी हो ना लगी हो। ज़ोडिएक किलर कुछ इसी तरह कहता है कि तेंदुए को छोड़कर एक दूसरा जानवर भी एग्जिस्ट करता है अपने अर्थ पर जो कि इसी तरीके की हरकतें करता है, और वो है आदमी। और मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस एक्चुअल में उसके 408 सिपर में लिखे उस बात को वेरी करता है जिसमें उसने कहा था कि मुझे लोगों को मारना काफी पसंद है, ये जंगल में जंगली जानवरों को मारने से काफी ज्यादा मजेदार है। देखिए ज़ोडिएक किलर के लेटर को पूरा पढ़ने के बाद आपको एक मिस्टीरियस थिंग देखने को मिलेगी लास्ट सीन पर, यानी इसके सिग्नेचर में। इसका सिग्नेचर काफी अजीब देखने में लगता है, मतलब एक सर्कल के अंदर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगी, और कुछ अजीब तरीके से इसने सिग्नेचर को क्रिएट करके रखा है। और सिग्नेचर शायद इस बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि ज़ोडिएक एक्चुअल में कम पढ़ा लिखा था, यानी कम एजुकेटेड था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कम पढ़े लिखे और एजुकेटेड कम होते हैं वो सिंबल्स का यूज करते हैं अपना सिग्नेचर करने के लिए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अपनी स्पेसिफिक इमेज बनाने के लिए ज़ोडिएक किलर इस तरीके के खुद के द्वारा डेवलप किए गए सिग्नेचर का यूज करता हो। तो चलिए आगे की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार ज़ोडिएक किलर किस तरीके से मिस्टीरियस कत्ल करता था, यानी हत्याएं करता था। तो चलिए आगे की इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। देखिए दिन था 20 दिसंबर 1968 का, जब ज़ोडिएक किलर वेलेंजो के 2 स्टूडेंट डेविड आर्थर फेराडे और बेट्टी लून जेनसन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। देखिए घटना कुछ इस तरीके से होती है कि रात के लगभग 8:30 बजे के करीब डेविड आर्थर जेनसन को उठाता है और युगल जेनसन के दोस्त से मिलने के लिए अपनी कार से निकलता है, और ठीक 9 बजे के बाद वो वेलेंजो इलाके को पार कर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग रात के 10:15 और 10:30 के बीच में ये अपनी कार को पानी की पंपिंग स्टेशन के गेट के सामने बजरी के नाले के ऊपर पार्क कर देते हैं, और वो देखते हैं कि उनकी कार से लगभग 10 फीट पीछे एक और कार पार्क हुई है, और शायद इसी के अंदर ज़ोडिएक किलर घात लगाए बैठा हुआ है और इन्हें मारने के लिए। और उस समय और था लगभग 11:05।
और जैसे ही डेविड आर्थर कार से बाहर निकलता है, दूर खड़ी कार में बैठा ज़ोडिक किलर .22 कैलिबर की राइफल निकालता है और डेविड आर्थर के सिर पर फायरिंग कर देता है। और इस फायरिंग के होने के बाद जेनसन जो कार में बैठी हुई थी वो डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। और जैसे वो भागने लगती है कार से निकलकर, ज़ोडिक किलर उसका पीछा करने लगता है और वो पीछा करते ही करते जेनसन की पीठ पर 6 गोलियां दाग देता है। और इन गोलियों के लगने के बाद जेनसन की कथित तौर पर घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जो डेविड होता है वो बच जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये ज़ोडिक किलर इस घटना को सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंजाम देता है। खैर कुछ समय बीतने के बाद जब समय होता है 11:10, तो वहां से गुजर रही एक कार का ड्राइवर इन दोनों बॉडीज यानी इन दोनों डेड बॉडीज को देख लेता है। उसके बाद ये तुरंत बेलेंजो पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, लेकिन पुलिस के आने के बावजूद वहां पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता, क्योंकि ज़ोडिक किलर ने वहां पर अपने टायरों तक के निशान को नहीं छोड़ा था। इन शॉर्ट इतना कहूंगा कि उसने कोई भी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी थी वहां पर जिससे उसकी पहचान करी जा सके। देखिए दिन था 4 जुलाई 1969 का, जब ज़ोडिक किलर आधी रात के बाद माइकल मैग्यू और डार्लिन फेरिन की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर देता है। देखिए घटना कुछ इस तरीके से होती है कि डार्लिन फेरिन उस समय बेलेंजो के एक लोकल रेस्टोरेंट में वर्क किया करती थी और उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर थी यानी लोकप्रिय थी। और एक बार क्या होता है कि इनकी मुलाकात माइकल मैग्यू से होती है। और मैं आपको बता दूं कि 4 जुलाई 1969 की रात को लगभग रात के 10:30 बजे इन्हें माइकल मैग्यू का फोन आता है, जिसके बाद ये अपनी कार को उठाती हैं और लगभग 11:50 पर ये मैग्यू के घर को पहुंचती हैं। फिर दोनों लोग कार में बैठते हैं और डार्लिन फेरिन कार को स्टार्ट करती है और दोनों लोग चलने लगते हैं। और काफी देर बाद माइकल मैग्यू नोटिस करता है कि कोई हल्के रंग की कार है जो काफी देर से उनका पीछा कर रही है, जिस वजह से डार्लिन फेरिन अपनी कार को लेक हरमन रोड की ओर मोड़ देती है। और लगभग 12 बजने से पहले इनकी कार ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में पहुंच जाती है और इसके पार्किंग के एंट्रेंस के लगभग 70 फीट की दूरी पर ये अपनी कार को रोक देती है या पार्क कर देती है। और कुछ समय बाद डार्लिन फेरिन की कार से लगभग दाईं ओर 80 फीट की दूरी पर एक और कार पार्क होती है और ये कार वही थी जो काफी देर से इनका पीछा कर रही थी। और इसके अंदर जो बैठा अजनबी व्यक्ति था वो अपनी हेडलाइट को बंद कर देता है कार को पार्क करने के बाद और चुपचाप बैठ जाता है। और ये सब देखकर माइकल मैग्यू काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो डार्लिन फेरिन से पूछता है कि आखिरकार ये है कौन, और डार्लिन फेरिन जवाब देती है कि चिंता मत करो। और इसके बाद क्या होता है कि ये अजनबी अपनी कार को पीछे की ओर ले जाता है, यानी डार्लिन फेरिन की कार से दूर ले जाता है। और अचानक से क्या होता है कि 5 मिनट बाद ये अपनी कार को डार्लिन फेरिन की कार से लगभग नियरली अबाउट खड़ी कर देता है, यानी काफी क्लोज आके खड़ी कर देता है। और ये सब देखकर माइकल मैग्यू काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर ये अजनबी व्यक्ति अपनी कार की विंडो को नीचे करता है और विंडो के नीचे करने के बाद ये माइकल मैग्यू की कार के ऊपर टॉर्च मारने लगता है। और ये उस समय अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता है, जिस वजह से माइकल मैग्यू अपनी कार की विंडो को नीचे कर लेते हैं। और विंडो के नीचे होते ही अपनी .9 mm की पिस्तौल निकालता है और उन दोनों के ऊपर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें पहली गोली जाकर माइकल मैग्यू के दाहिने हाथ पर लगती है और दूसरी गोली डार्लिन फेरिन के गले पर जाकर लगती है। और मैं आपको बता दूं कि गोली लगने के बावजूद माइकल मैग्यू वहां से निकलने का काफी प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास को देखकर वहां जो अजनबी व्यक्ति खड़ा था वो कार के दरवाजे को खोलता है, उनके ऊपर 2-2 गोलियां और दाग के चला जाता है। और इसके बाद वो अपनी कार को उठाता है और चुपचाप वहां से निकल लेता है। और फायरिंग होने की वजह से पार्किंग के पास मौजूद गोल्फ कोर्स का जो केयरटेकर होता है वो इसकी आवाज सुन लेता है, जिसके बाद 12:10 वहां पर 3 टीनेजर्स आ जाते हैं और इस तरीके की सिचुएशन को देखकर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और पुलिस 12:20 पर पहुंच भी जाती है और 12:40 पर फेरिन अस्पताल के अंदर अपना दम तोड़ देती है, लेकिन मैग्यू बच जाता है। और माइकल मैग्यू एक ऐसा इंसान था जिसने ज़ोडिक किलर को पहली बार देखा था और इसी की मदद से पुलिस एक स्केच को तैयार करती है, जैसा कि स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि काफी मोटा और गोरा एक चेहरा था जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच के आसपास थी। और ये घुंघरेले बाल रखता था और चश्मा भी लगाता था। काफी कंफर्मेशन करने के बाद ये पता चला और यही एक आखिरी सबूत था जो ज़ोडिक किलर को एग्जिस्ट करने का एक सबूत था। और इस घटना के होने के लगभग 30 मिनट बाद यानी 12:40 पर बेलेंजो पुलिस डिपार्टमेंट को हेडक्वार्टर से लगभग 2 ब्लॉक दूर एक पे फोन से फोन आता है, जिसमें मौजूद पर्सन कहता है, मैं दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। यदि आप कोलंबस पार्कवे से 1 मील पूर्व की ओर सार्वजनिक पार्क में जाते हैं तो आपको भूरे रंग की कार में बच्चे मिलेंगे। उन्हें 9 mm लुनार से गोली मारी गई है। मैंने पिछले साल भी उन बच्चों को मार डाला था। अलविदा। देखिए माइकल केलन और डेविड वैन लुइस जो कि एक्चुअल में एक राइटर है, उनके अनुसार सभी सीरियल किलर अपने काम को अंजाम देने से पहले रुकते हैं और सोचते विमर्श करते हैं। उसी तरीके से ज़ोडिक किलर ने भी किया, यानी इसने पहली हत्या 20 दिसंबर 1968 में करी और दूसरी हत्या 4 जुलाई 1969 में करी। और इन दोनों डेट्स के बीच में उसे 7 महीने का गैप लिया और दूसरे हत्या को अंजाम दिया। और पुलिस के काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि डार्लिन फेरिन एक्चुअल बेटी लून जेनसन और डेविड आर्थर को जानती थी और ये दोनों वही थे जो ज़ोडिक के सबसे पहले शिकार थे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये जो दूसरी हत्या हुई है पहली हत्या से काफी ज्यादा रिलेट करती है। और ये भी शायद हो सकता है कि ज़ोडिक किलर इन चारों के आसपास ही कहीं पर रहता हो। देखिए पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें डार्लिन फेरिन एक आदमी के साथ खड़ी हुई है और इस आदमी का चेहरा काफी मिलता जुलता है जैसा कि माइकल मैग्यू ने स्केच बनवाया था। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार माना जाता है कि इस फोटो को सन 1966 से लेकर 1967 में सैन फ्रांसिस्को में खींचा गया है।
देखिए वो दिन था 27 सितंबर 1969 का, जब पैसिफिक यूनियन कॉलेज के दो स्टूडेंट बायरन हार्डनेट और सेलेसिया शेपर्ड जो कि बरीसा झील के सामने पिकनिक मना रहे थे, और अचानक क्या होता है कि इनके सामने एक मुखौटा पहना हुआ आदमी आ जाता है। और ये आदमी सबसे पहले 0.45 mm कैलिबर की बंदूक से उस झील के केयरटेकर यानी गार्ड को गोली मार देता है। उसके बाद इन दोनों को पकड़कर रस्सी से बांध देता है और लगातार इनके ऊपर चाकू से वार करने लगता है। और ये हार्डन के ऊपर लगभग 6 वार करता है चाकू से, और शेपर्ड के ऊपर लगभग 10 वार करता है चाकू से, और इसी तरीके से वो कई सारी हत्याओं को भी अंजाम देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे दिए गए वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस थिंग को अपने अंदर एनहांस करके रखती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।